तो हमने फंडामेंटल राइट समझ लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज समझ ली, और हम क्या समझेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। मतलब कुछ प्रिंसिपल्स, जैसे नाम लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब स्टेट जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, स्टेट का मतलब कंट्री भी होता है, स्टेट का मतलब ओवरऑल एरिया भी होता है कई बार, और कई बार स्टेट्स का मतलब जो हमारी छोटी छोटी स्टेट्स है कंट्री की, वो भी होता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो वैसे ही वैल्यूएबल है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल में कौन कौन सी बातें थी, सोवर्जिनिटी, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, यूनिटी, फर्टिनिटी, जस्टिस, इक्वलिटी, ये 4-5 टर्म जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में थे, जो हमने समझे थे। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल हम कोई भी गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि वो बेस है किस चीज़ का, कि कंट्री कैसी होगी, कंट्री में जो रूल्स हैं वो किन के लिए हैं, कंट्री का जो आइडिया है वो किस आइडिया पे कंट्री चलेगी। तो वैसे ही कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इनको भी चेंज नहीं किया जा सकता। All the idea of the constitution cannot be translated into law at once. जितनी भी चीज़ें होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सारी की सारी लॉ में चेंज नहीं की जा सकती। Knowing this, the framers of our constitution laid down certain guidelines for future governments. इसीलिए क्या किया, जो फ्रेम कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने क्या किया, कुछ चीज़ों को रोक लिया जो आगे स्टार्ट करेगा कौन, फ्यूचर में आने वाली गवर्नमेंट्स। तो उनके लिए गाइडलाइंस बनाई किसने, फ्रेमर्स ने। फ्रेमर्स किस चीज़ के, कॉन्स्टिट्यूशन के। फॉर द ग्रेजुअल ट्रांसलेशन ऑफ आइडिया इनटू लॉज, कैसे कि जो भी नए आइडियाज़ हैं उनको लॉज में, नियम्स में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। दीज गाइडलाइंस आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और यही जो गाइडलाइंस हैं उनको क्या कहा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहा गया। व्हेन अ गवर्नमेंट वांट टू गिव एफर्ट टू अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इट पासेस अ लॉ टू दैट इफेक्ट। जब भी कोई गवर्नमेंट क्या चाहती है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को और इफेक्टिव करना चाहती है, तो उसे क्या करना है, वो क्या करेगी, लॉ बनाएगी। जैसे समझ लीजिए आर्टिकल 35 होता है। आर्टिकल 35 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है आर्टिकल 35, उसमें क्या है, उसमें गवर्नमेंट जो हैं स्टेट्स, उनको राइट्स हैं, कौन से राइट्स, कि जो फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को दिए गए हैं, उन फंडामेंटल राइट्स को अगर वो चाहे तो और पावरफुल इम्प्लीमेंट कर सकती है। मतलब उस राइट प्लस राइट, मतलब जो अथॉरिटी पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में मिली है उससे थोड़ी सी ज़्यादा अथॉरिटी हमें और मिल जाए, तो वो क्या हो गया, वो राइट और पावरफुल हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उनको अगर थोड़ा और इफेक्टेड करना है गवर्नमेंट को, तो वो क्या करेगी, एक लॉ और बनाएगी। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दोज दैट प्रमोट इकोनॉमिक जस्टिस। जैसे इकोनॉमिक जस्टिस है, सारे लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन तो नहीं होती, तो सॉरी, तो इकोनॉमिकल जस्टिस से रिलेटेड क्या हैं, जो प्रिंसिपल हैं वो कहाँ पे हैं, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं। दोज दैट प्रमोट वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस, और यही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, वेलफेयर रखते हैं और सोशल जस्टिस, समाज में सबकी जो इक्वलिटी है, जो बना हुआ है हिसाब किताब, उसको राइटिंग डायरेक्टिव, उसका जो राइटिंग है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। दोज दैट स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही हैं जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं, खींच के रखते हैं। दोज दैट सीक टू प्रिजर्व अवर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज, राजा महाराजाओं के टाइम के जो मंदिर बने हैं, जो फोर्ट्स बने हैं, जो हेरिटेज बने हैं, उनसे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, जो लॉ हैं, वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ही हैं। एंड दोज दैट आर ऑलरेडी टू फॉरेन पॉलिसी, और कुछ ऐसे भी जो फॉरेन पॉलिसी में ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। लाइक द प्रीएम्बल, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ, थ्रो इट इज़ द गवर्नमेंट ड्यूटी टू फॉलो द प्रिंसिपल वाइल framing policies. The government cannot be assured in a court if it fails to do so.
ये मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे प्रियम्बल होता है वैसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना। कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय लॉ बना के नए नियम नए एक्ट बना के उनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। और जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगी तो उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं उनका ध्यान रखेगी। जैसे कि आप समझ लीजिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या हैं। जैसे फार्मर्स हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना, जो गाइडलाइन पहले से सेट है। सोशल जस्टिस, समाज जो है हमारा उसमें जस्टिस कैसे रहेगा, इकोनॉमिकल कंडीशन लोगों की कैसी रहेंगी, कौन कौन से राइट लोगों को रहेंगे, कौन कौन से राइट लोगों को नहीं रहेंगे, ठीक है ना। अब इनसे रिलेटेड गवर्नमेंट कोई लॉ बनाना चाहती है तो एक गाइडलाइन, एक नियम पहले ही क्या कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क्स ने बना दिए कि जब भी आप कोई नियम बनाएंगे तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट इंक्रीज करना चाहती है कोई टैक्स हम पे, ठीक है ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल में फ्रेम किया गया है कि इस तरह से आप टैक्सेस इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर कंट्री नुकसान में है, ठीक है ना, तो आप इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों से पूरा टैक्स लेने लगें, आप मतलब 100% उनकी इनकम का टैक्स लेने पर लगें या 50% इनकम का टैक्स लेने लगे, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से गवर्नमेंट अगर नुकसान में भी है तो हमारे सिटीजन राइट्स जो हैं वो इम्पोज नहीं कर सकती। मान लीजिए गवर्नमेंट नुकसान में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट लोगों को जॉब्स देना ही बंद कर दे या उनकी सैलरीज आधी कर दे। तो इस तरह के जो लॉ बने हुए हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हैं। आगे क्या है, लॉ एंड डिसेंट। डिसेंट क्या होता है, डिसेंट मतलब लॉज जो हैं उनको तोड़ना है। तो कई बार ऐसा होता है जो लॉ बनते हैं वो टूट भी जाते हैं, ठीक है ना। और जैसे इंडिपेंडेंट जब इंडिया नहीं था तो ब्रिटिशर्स के लॉ थे, और ब्रिटिशर्स के लॉ जो हमको परेशान कर रहे थे क्योंकि उस टाइम पे इंडिया डेमोक्रेटिक तो नहीं था, बहुत सारे लॉ ऐसे थे जो लोगों के लिए परेशानी बनी हुई थी। जैसे रॉल्ट एक्ट था, रॉल्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को पावर थी, ब्रिटिश ऑफिसर्स को पावर थी कि वो किसी भी इंसान को बिना किसी सबूत के जेल में डाल सकता है 2 साल तक के लिए। अभी क्या होता है, अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि अगर किसी इंसान पर कोई आरोप लगता है तो उसे ट्रायल के लिए पुलिस पकड़ सकती है, और जब तक उस पर आरोप मतलब जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाता है तब तक उसको आप आरोपी नहीं कह सकते, तब तक उसको आप पनिश नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए वो गिल्टी है, उसने अपराध किया है तो कोर्ट उसे पनिशमेंट देगी, तो तभी उसे पुलिस पनिशमेंट देगी, ठीक है ना। अगर कोर्ट उसे मानती है प्रूफ में कि वो उसने गलती नहीं की है तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन ब्रिटिशर्स का जो रॉल्ट एक्ट था उसमें क्या था, रॉल्ट एक्ट में ये था कि ब्रिटिशर्स के पास पावर थी बिना जुडिशरी के ब्रिटिश ऑफिसर्स किसी को भी पकड़ के जेल में डाल सकते थे, तो ये एक बुरा एक्ट था। एक सॉल्ट लॉ है जो आपके इस पेज के बगल में लिखा हुआ है। सॉल्ट लॉ में क्या था, ब्रिटिशर्स जो थे वो सॉल्ट पे टैक्स लिया करते थे और जो इंडियंस थे उन्हें सॉल्ट फॉर्मेशन की अथॉरिटी नहीं थी, मतलब कोई भी इंडियन सॉल्ट नहीं, नमक नहीं बना सकता था, ब्रिटिशर्स ही नमक बनाते थे। ब्रिटिश मैन्युफैक्चर होता था सॉल्ट का पूरा और उन्हीं से हमें ख़रीदना पड़ता था, ठीक है ना। तो ये जो लॉ था इसको तोड़ा गांधी जी ने। तो आपने पढ़ा है दांडी मार्च, उन्होंने दांडी तक गए थे वो पैदल, वहाँ के समुद्र के किनारे तक, सी पोर्ट के लास्ट तक, वहाँ उन्होंने सॉल्ट उठाया और उन्होंने लोगों के साथ क्या किया था कि इस चीज़ को जो सॉल्ट लॉ है इसको डिसऑबे करेंगे, इसको तोड़ेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, सबको राइट होना चाहिए, सॉल्ट पे भी टैक्स देंगे हम, सॉल्ट पे क्यों टैक्स दें। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, एक प्रोटेस्ट किया और सक्सेसफुल हुए और सॉल्ट लॉ ब्रेक करना पड़ा ब्रिटिशर्स को। जैसे सरदार पटेल के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता था, ब्रिटिशर्स रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। अब ब्रिटिशर्स के रेवेन्यू में क्या था कि चाहे आपका ड्रॉट हो या फ्लूड हो, उन्हें तो रेवेन्यू चाहिए, तो इंसान अपने घर की चीज़ें बेच के रेवेन्यू भर रहा था, कर्जा लेकर रेवेन्यू भर रहा था। तो बारडोली में उन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया और उस मूवमेंट को नाम दिया कि हम कोई भी क्या करेंगे, कोई भी रेवेन्यू, कोई भी टैक्स नहीं देंगे। और एट लास्ट ब्रिटिशर्स को उनकी बात माननी पड़ी और उस एरिया में पूरा रेवेन्यू ही ज़ीरो हो गया।
मतलब उसके बाद सरदार पटेल की प्रोटेस्ट से ब्रिटिशर्स झुक गए और उन्होंने क्या किया, तो पूरा रेवेन्यू ख़त्म ही कर दिया। तो इस तरह से क्या होता है, जब भी कोई लॉ बनते हैं और वो लोगों के लिए हार्मफुल होने लगते हैं धीमे धीमे, तो लोग उनको डिसऑबे भी करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और गवर्नमेंट को उन लॉज को चेंज करना होता है। हम पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ देयर आर लॉ देन देयर इज डिसेंट एज वेल। द टर्म डिसेंडेंट और डिसओबीडेंस मीन्स रिफ्यूज टू अबाइड बाय लॉ। मतलब क्या है, लॉज के लिए मना कर देना, लॉज को नहीं मानना। इन अदर वर्ड इन मीन द रिफ्यूज टू ओबे द लॉ विच रिप्रेजेंट अथॉरिटी। The goal of dissent is to bring about a change in the action, policy, law, government, and in the social and political system underlying it. Dissent can lead to a radical change in the French Revolution and the Russian Revolution, overthrow the autocratic rulers of the respective monarchs. जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन था, यहाँ पर क्या था, छोटी जो टर्म थी, छोटी जो कास्तें थी वही टैक्स देती थी। अब कंट्री नुकसान में जा रही थी तो टैक्स बढ़ा दिया जाता था, तो धीमे धीमे और बढ़ा, धीमे धीमे टैक्स और बढ़ा। एक कंडीशन आ गई कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बना, तो उन्होंने क्या किया, मोनार्क से, जो किंग थे, मोनार्क थे, उनके अगेंस्ट ही खड़े हो गए और उनकी पूरी सत्ता हिला दी और फिर कंट्री को क्या बनाया, डेमोक्रेटिक उन्होंने बनाया। तो ऐसे ही गवर्नमेंट, मान लीजिए कोई भी लॉ हमसे ले रही है, समझे ना, कोई भी लॉ है उससे हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, जैसे हम टोल टैक्स पे कर रहे हैं, हम हाउस टैक्स पे कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी टैक्स पे कर रहे हैं, लोग अगर गवर्नमेंट जॉब्स में हैं तो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है, अगर इनकम टैक्स को इंक्रीज़ कर दे, लाइट टैक्स को इंक्रीज़ कर दे, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स को इंक्रीज़ कर दे, लैंड टैक्स को इंक्रीज़ कर दे और एक बहुत ज़्यादा लेवल पर इंक्रीज़ कर दे, तो क्या करेंगे, हम उसको मानना बंद कर देंगे। मान लीजिए एक आदमी 20,000 रुपये कमाता है और 12,000 उसकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, मतलब गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया धीमे धीमे कि सबको कम से कम 12,000 रुपये क्या करना है, बिल पे करना है इलेक्ट्रिसिटी का, तो लोग कर ही नहीं पाएंगे। तो लोग क्या करेंगे, डिसऑबे करेंगे। डिसऑबे करेंगे मतलब डिसेंट कर देंगे, उस चीज़ को बिल जमा करना बंद कर देंगे कि जाल डालो जेल में, जेल डाल दो, जेल भेज दो, पैसा नहीं है कहाँ से दे दें। तो वो क्या होगा, उस लॉ को मानना बंद कर दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इस तरह से गवर्नमेंट कोई भी चेंज या इस तरह से कोई भी इंक्रीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी लिमिटेशंस बना के कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई हैं। क्लियर हो गया। द डिसेंट और डिसओबीडियंस टेक प्लेस अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस एंड फॉर justifiable reasons. Let us take a look at the two such cases of dissent in India, one in pre-independence India and the other is post-independence India. तो इसके बाद जो फ्रेम किया गया है स्टोरी इवेंट, वो वही दांडी मार्च का इवेंट है जो मैंने आपको बता दिया। आप उसको पढ़ के वो सारा क्लियर कर लेंगे। बाकी इस चैप्टर में जो आगे का हमारा वर्क रह गया है वो हम आगे कंप्लीट करेंगे। ओके।